गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस आज आपको फर्स्ट चैप्टर भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय किस प्रकार हुआ इस बारे में जानकारी दूंगी, जिसमें आपको बताना है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा भारत है, तो भारत की जो आर्थिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के कारण समस्त विश्व में एक अद्वितीय स्थान रहता था। जैसे भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है और उसकी जो आर्थिक समृद्धि है, उसके कारण विश्व के अनेक देश के लोग यहाँ भारत में आते थे। जिसे हम ये कह सकते हैं कि हमारे भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है और जो आर्थिक समृद्धि है, यानी जिसमें हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका उत्पादन होता था यहाँ, जैसे गोल मिर्च है, दालचीनी है, लौंग है, धनिया, गरम मसाले, मलमल, रेशमी कपड़े, तो इन सब चीज़ों का यहाँ उत्पादन होता था, जिससे आकर्षित होकर विदेशी लोग यहाँ व्यापार करने आते थे और यूरोप के देशों में इन सब चीज़ों की बहुत अधिक मांग होती थी। तो भारत और यूरोप के बीच व्यापार स्थल मार्ग और जलमार्ग से होता था ये व्यापार। तो इस मार्ग का जो केंद्र था वो तुर्किस्तान में स्थित इस्तुलबत था, जो ईस्वी सन 1443 में तुर्क मुसलमानों ने इसे जीत लिया, जिसकी वजह से यूरोप वासियों के लिए ये स्थूलबल होकर जो भारत आने वाला जो जलमार्ग था वो बंद हो गया। तो यूरोपियों का काम गरम मसाले के बिना तो चलने वाला नहीं था। मतलब कह सकते हैं कि यूरोपियन लोगों को यहाँ भारत देश की चीज़ों का वहाँ पर अधिक मांग होती थी, तो उसके बिना इन्हें नहीं चलने वाला था। तो इसकी वजह से इन्हें क्या हुआ कि नए जलमार्ग की खोज करने की इन्हें आवश्यकता पड़ी, जिससे विश्व में भौगोलिक खोजों के युग का एक आरंभ हुआ, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे भारत आने वाले जलमार्ग की खोज। तो भारत आने वाले जलमार्ग की खोज में पुर्तगाल के जो राजा हैं प्रिंस हेनरी, तो प्रिंस हेनरी की प्रेरणा, प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता से साहसिक ने नए जलमार्ग की खोज का प्रयास शुरू किया। अर्थात कह सकते हैं कि पुर्तगाल का जो राजा था हेनरी की प्रेरणा से उसने प्रोत्साहित होकर आर्थिक सहायता और साहसिक जो और भी लोग थे उनके द्वारा उन्होंने जलमार्ग खोजने की बहुत प्रयास किए, यानी कोशिशें की, और भारत आने के लिए नए जलमार्ग की खोज करने के लिए अनेक साहसियों ने प्रयास किए, जिनमें से एक बार्थोलोम डाइच ने कैप ऑफ गुड होप अंतरिक्ष की खोज की थी, जिसमें बताया गया है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन के राजा की आर्थिक सहायता से नए जलमार्ग की खोज करने की साहस यात्रा आरंभ की, जो सन 1442 में अटलांटिक सागर में स्थित वर्तमान वेस्ट इंडीज टापू में आकर रुकी। तो मृत्यु पर्यटन भारत आने के जलमार्ग की खोज का विश्वास रखने वाला कोलंबस ने वास्तविक रूप में नए जलमार्ग की खोज की थी, यानी ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी मृत्यु तक यानी भारत में जलमार्ग की जो खोज की थी, तो उस पर एक विश्वास रखने वाला व्यक्ति माना गया है, जिसकी वजह से इसे वास्तविक रूप से जलमार्ग की खोज करने वाला माना जाता है। और उसके बाद इस बात की स्पष्टता जो अमेरिको वेस्पुची ने की, उसके पश्चात ये जो एक नया प्रदेश था जो अमेरिका के रूप में यहाँ जाना गया। तो यहाँ हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पहले का जो पुराना जलमार्ग था और जमीन मार्ग था वो कहाँ है, और नए जलमार्ग की खोज। तो ये पुराना जलमार्ग जो बताया वो ये लिटियाँ जो बताई गई हैं यहाँ से इस तरह से, ये पुराना जलमार्ग है। और नया जलमार्ग जो है वो पुर्तगाल ने यहाँ से लेके, ये देखो, ये कैफ ऑफ गुड होप लेकर यहाँ से लेके ये अस्तवान और यहाँ से कोची, और फिर ये पूरा रास्ता ये ढूंढते हुए इस तरह से इन लोगों ने भारत में नए जलमार्ग की खोज की थी। अब हम जानेंगे भारत में यूरोप प्रजा का आगमन किस प्रकार हुआ था उस बारे में, यानी अर्थात अंग्रेजों का आगमन और व्यापारिक केंद्र की स्थापना यहाँ किस प्रकार हुई भारत में वो। तो भारत आने के जलमार्ग की खोज होने के बाद भारत में व्यापार करने के लिए जो सर्वप्रथम आए थे, यानी सबसे पहले वो थे पुर्तगाली फिरंगी। तो पुर्तगाली फिरंगी आए। 100 वर्ष के समय में पुर्तगालियों ने दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलाक्का आदि प्रदेशों पर अपने अधिकार में इन्हें ले लिया था। और पुर्तगाल लियोन को व्यापार में मिली सफलता से प्रेरित होकर हॉलैंड के डच और डेनमार्क के डेनिश लोग भी भारत में व्यापार करने आए। अर्थात ये कह सकते हैं
कि सर्वप्रथम जब पुर्तगाली जो फिरंगी लोग यहाँ पर व्यापार करने आए थे तो व्यापार करके उन्होंने दीव, दमन, गोवा और कोचिन मलाक्का इन सब प्रदेशों पर अपना अधिकार जमा लिया। तो उस समय में जब पुर्तगाल लोग यहाँ व्यापार करने आए और उनको सफलता भी मिली, उन लोगों ने इतने प्रदेशों पर अपना अधिकार भी जमा लिया, तो उनसे प्रेरित होकर यानी उन्हें ऐसा लगा कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो ये मतलब उनसे इस तरह से प्रेरित होकर हॉलैंड के डच और डेनमार्क के डेनिश लोग भी हमारे भारत में व्यापार करने आए। उसके बाद इंग्लैंड में व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्वी सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वो भारत के साथ व्यापार करने के लिए हुई थी। तो जिसमें इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की एक स्वीकृति दी जाने पर इस सन 1608 में कंपनी का प्रथम जहाज कप्तान विलियम हॉकिंस ने नेतृत्व में सूरत आया। तो ये इसके लिए सूरत आया था, लेकिन वहाँ पुर्तगालियों का जो विरोध के कारण व्यापार करने की हॉकिंस को वहाँ पे व्यापार करने की अनुमति नहीं मिली। जब उसे वहाँ अनुमति नहीं मिली तो अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह जहांगीर की तरफ से व्यापार करने का अधिकार पत्र मिलने पर वो सूरत में आया। तो हमारे भारत देश में सर्वप्रथम पुर्तगाली, फिर फ्रांसीसी, उसके बाद ब्रिटिश सरकार, इस प्रकार से तीन लोगों ने पहले व्यापार करना मतलब व्यापार करके किस तरह से यहाँ पर अपना शासन किया। तो उसमें सबसे पहले पुर्तगाली थे। तो पुर्तगालियों ने यहाँ पे ये नाम दिए हुए हैं। पुर्तगाली लोगों ने कालीकट, गोवा, दीव और दमन, इतनी जगहों पर इन लोगों ने अपना शासन किया था व्यापार करके। उसके बाद हम देखेंगे फ्रांसीसी केंद्र। तो फ्रांसीसी केंद्र में पुंडीचेरी, फिर माहे, ये दो जगह बताई गई हैं फ्रांसीसी लोगों ने, जहाँ पर इन लोगों ने अपना प्रदेश पर अधिकार जमाया हुआ था। फिर इसके बाद है ब्रिटिश केंद्र। तो ब्रिटिश केंद्र के बारे में है तो फोर्ट सेंट, फिर इसके अलावा फोर्ट विलियम अर्थात कोलकाता, सूरत, बम्बई। तो इतनी जगहों पर ब्रिटिश केंद्र लोगों ने यहाँ पे शासन किया अर्थात व्यापार करके इन प्रदेशों को अपने अधिकार में लिया हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम जो कोठी थी वो व्यापारी केंद्र सन 1613 में स्थापित की गई थी और प्रारंभिक वर्षों में कंपनी ने सूरत, भरूच, अहमदाबाद व्यापारिक केंद्र के स्थापित किए, परंतु इन प्रदेशों में मराठी सत्ता का प्रभुत्व बढ़ने लगा तो इससे कंपनी को भय दिखाई दिया था, खतरा दिखाई दिया। यानी कह सकते हैं कि जिस समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, कंपनी की प्रथम कोठी स्थापित की, यानी व्यापार करने के लिए कोठियाँ स्थापित की, पर वहाँ पे देखा गया तो वहाँ सूरत, भरूच और अहमदाबाद में व्यापारी केंद्र स्थापित होने लगे। लेकिन इन सब में मराठा जो सत्ता थी उनकी सत्ता सबसे ज़्यादा दिखाई देने लगी और उनकी सत्ता का प्रभुत्व बढ़ते हुए देखकर कंपनी को खतरा लगा। इसकी वजह से क्या हुआ कि उन लोगों ने दक्षिण और पूर्व दिशा में आगे बढ़े, जहाँ उन्होंने मछलीपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश, सेंट जॉर्ज यानी चेन्नई और फोर्ट विलियम अर्थात कोलकाता में कोठियाँ स्थापित की। तो हम ये कह सकते हैं कि मराठा सत्ता का प्रभुत्व बढ़ने से कंपनी को मतलब खतरा हुआ था और खतरे के डर से उन लोगों ने दक्षिण से सीधे दक्षिण और पूर्व की तरफ वो लोग आगे बढ़े थे, जहाँ पर उन लोगों ने आंध्र प्रदेश, चेन्नई और कोलकाता में अपनी कोठियाँ स्थापित की थी, जहाँ का मुख्य केंद्र स्थापित किया था बम्बई में, जो सन 1687 में बताया गया है। इसके अलावा सन 1668 में व्यापार करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। उसके समय बीतने पर माहे, फिर कराईकल, पांडिचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम आदि प्रदेशों में व्यापारिक केंद्र की इन लोगों ने स्थापना की थी, जहां 18वीं सदी में अंग्रेज और फ्रांसीसी विश्व भर में अपनी सत्ता स्थापित करने और उपनिषेध प्राप्त करने के सतत सक्रिय थे। भारत में सन 1746 से लेकर 1763 के दौरान इन दोनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सत्ता स्थापित करने के लिए 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। अर्थात ये कह सकते हैं कि भारत में 1746 से लेकर 1763 के बीच में ब्रिटिश सत्ता और फ्रेंच ईस्ट कंपनी के बीच में सत्ता स्थापित करने के लिए 3 बार युद्ध किया गया, जो कर्नाटक युद्ध बताए गए हैं, नाम दिया गया है इसे, जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय होने से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य विरासत मार्ग हुए। यानी ये कह सकते हैं दोनों के बीच में जीत किसकी हुई थी, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय हुई, जिसमें जीता कौन, तो ब्रिटिश सत्ता, जिससे कंपनी का राज्य मार्ग इन्हें प्रकाशित हुआ। तो इस तरह सत्ता संग्रह का अंत हुआ था। अब हम जानेंगे आगे यहाँ पर प्लासी
तो प्लासी के युद्ध से पहले हम ये जानेंगे कि यहाँ पे मतलब उनका सत्ता का अंत होने के बाद पुर्तगालियों के पास जो कुछ ही चीज मतलब कुछ प्रदेश बचे थे, जिसमें हम पुर्तगालियों के प्रदेश में 3 प्रदेश लेने हमें, दीव दमन गोवा, जहाँ फ्रांसीसी के बारे में हमें बताना है, चंद्रनगर, माहे, कराईकल और पांडिचेरी जैसे प्रदेश रह गए थे। जबकि डच सत्ता के लिए तो डच सत्ता तो हमेशा के लिए विदा हो गई, यानी उनके हाथ में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई प्रदेश आया नहीं, इसलिए कहा गया है कि वो हमेशा के लिए विदा हो गए। तो यहाँ पे ये 3 प्रदेश बता देने हैं, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर फ्रांसीसी, उसके बाद लास्ट में आए थे हमारे ब्रिटिश। ठीक है, अब हम बताएंगे प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध के बारे में आपको बताना है। तो बंगाल के सिराजुद्दौला, यानी बंगाल में जो शासन चलता था, वो शासन किसका चलता था? सिराज उद्दौला का शासन चलता था। उसके उतावले स्वभाव के कारण राज्य में उसके कई विरोधी थे, अर्थात ये कह सकते हैं वो कैसा था? स्वभाव से उतावला। ठीक है, उसकी वजह से राज्य में उसके कई विरोधी थे, यानी उसके दुश्मन के रूप में हम कह सकते हैं। उस समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की स्वीकृति के लिए बिना ही कोलकाता की रक्षा के बहाने व्यापारी कोठी के चारों ओर से किलाबंदी कर दी, परंतु नवाब सिराजुद्दौला की किलाबंदी तोड़ दी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि उस समय में क्या हुआ था। तो जो ब्रिटिश सत्ता ही बाकी रह गई थी, क्योंकि पुर्तगाली और फ्रांसीसी का तो हार हो गई थी, वो तो हट गए थे। तो लास्ट में कौन बचा था? ब्रिटिश सत्ता। तो ब्रिटिश सत्ता का पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? नवाब की स्वीकृति यानी कि उनकी परमिशन लिए बिना ही वहाँ पे कोलकाता की रक्षा के बहाने से, मतलब ऐसा बहाना किया कि हम कोलकाता की रक्षा करने के लिए यहाँ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? इस बहाने से व्यापार करने के लिए वहाँ पे कोठी के चारों ओर किलाबंदी कर दी। लेकिन जैसे ही नवाब सिराजुद्दौला को पता चला तो उन्होंने क्या किया? उनकी किलेबंदी को तोड़ दिया। तो यह समाचार मद्रास यानी चेन्नई पहुंचने पर कोलकाता की कोठी की सहायता करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व में कंपनी का एक छोटा सा सैदन बंगाल आया। तो ये कह सकते हैं कि जब वो कोठी को सिराजुद्दौला ने तोड़ दिया तो कोठी की सहायता करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव यहाँ आया हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का सैन्य शक्तिशाली होने पर भी नवाब की सेना को पराजित करना सरल न लगने पर रॉबर्ट क्लाइव ने दगाबाजी का सहारा लिया। तो ये हम स्टैंडर्ड 8th में भी हम पढ़ चुके हैं प्लासी के युद्ध में कि किस प्रकार से क्लाइव ने सिराजुद्दौला को धोखे से मारा था। तो षड्यंत्र उसका क्या था? तो जब वो सिराजुद्दौला कहा गया है कि जो नवाब था वो बहुत ही शक्तिशाली माना गया था, जिस पर अंग्रेजों की धाक होती थी, अंग्रेज उसके सामने कुछ कर नहीं पाते थे। तब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? एक षड्यंत्र रचा था। और षड्यंत्र क्या था कि उसका जो सेनापति था, सिराजुद्दौला का सेनापति था मिर्जाफर। तो मिर्जाफर को उसने लालच दी थी कि अगर वो उसका साथ देगा तो सिराजुद्दौला को नवाब के पद से हटाकर मिर्जाफर को क्या करेंगे? उसके नवाब के पद पर बैठा देंगे। तो इस प्रकार से षड्यंत्र रचा और मिर्जाफर ने उनका साथ दिया, जिससे सिराजुद्दौला को मारकर मिर्जाफर को नवाब की गद्दी पर बैठाया गया था। तो सेठ अमीचंद को षड्यंत्र में शामिल किया गया और कंपनी का नवाब द्वारा सत्ताएं जाने का बहाना बनाकर प्लासी नामक एक गांव के पास मैदान में ये युद्ध घोषित किया था। तो प्लासी का युद्ध की आपको यहाँ डेट दी गई है, जो आपको क्वेश्चन आंसर में पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। और प्लासी का जो मैदान है वो मैदान आपको बताना है। प्लासी का मैदान मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में लगभग 38 किमी दूरी पर है। तो पूर्व योजना के अनुसार मिर्जाफर युद्ध में क्या हुआ? असफल रहा, सिराजुद्दौला हार गया। क्लाइव के षड्यंत्र से प्लासी के युद्ध में मात्र आधे ही दिन में पूरा हो गया था, क्योंकि जो मैन मिर्जाफर यानी उसका सेनापति था, उसी ने उसके साथ क्या किया? दगाबाजी की, जिसकी वजह से ये युद्ध आधे दिन भी नहीं चला, आधे दिन में ये कह सकते हैं कि पूरा हो गया था, जिसमें मिर्जाफर युद्ध में बताया गया कि सिराजुद्दौला हार गया, जिसकी वजह से एंड में उसको नवाब बनाया गया था। और इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना की जागीर मिली थी। मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। और इस तरह से 1757 में प्लासी के युद्ध द्वारा भारत कंपनी की सत्ता की एक नींव पड़ी थी। अर्थात ये कह सकते हैं कि प्लासी युद्ध के बाद भारत में कंपनी सत्ता की नींव पड़ी। अर्थात यहाँ से इन लोगों ने कंपनी की सत्ता नींव का अर्थात होता है एक छोटी सी चीज़ से शुरुआत, जहाँ पर जैसे कि दीवार खड़ी करने के लिए नींव डालनी पड़ती थी, इसी प्रकार के ब्रिटिश सत्ता ने यहाँ पर व्यापार करने के लिए एक प्रकार से नींव डाल दी। और किस तरह से षड्यंत्र करते करते उन लोगों ने हमारे पूरे भारत पर राज करना शुरू किया था।
अब हम जानेंगे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध में भी यही बताना है कि जिस प्रकार से प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने षड्यंत्र रचकर मिर्जाफर को नवाब बनाया था, तो यहाँ पे बक्सर के युद्ध में बताना है कि अंग्रेजों ने मिर्जाफर को जब बंगाल का नवाब बनाया, तो बंगाल का नवाब उसको इसीलिए बनाया था ताकि उससे अलग अलग बहाने से वो लोग क्या कर सके, विपुल धन को प्राप्त कर सकें। तो धन को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बंगाल का नवाब उसे बनाया और अलग अलग बहाने से वो लोग धन को प्राप्त करते गए। अधिक अधिकार प्राप्त करने की लालच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिर्जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। तो ये कह सकते हैं कि जब मिर्जाफर बंगाल का नवाब बना तो बहुत सारा धन प्राप्त करने लगे, लेकिन अंग्रेजों को ऐसा लगा कि अब अधिक धन प्राप्त करना है और भी अधिक धन प्राप्त करना है, तो कंपनी के बीच में हस्तक्षेप ये लोग करने लगे, जो कि मिर्जाफर को ये पसंद नहीं आया। तो वो कंपनी के बीच में ब्रिटिश लोगों को हस्तक्षेप नहीं करने दे रहा था, इसलिए फिर इन्होंने क्या किया, मिर्जाफर को पद पर से हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। जब बंगाल का नवाब मीर कासिम को बनाया तो कंपनी के लिए मीर कासिम तो मिर्जाफर से भी अधिक महत्वाकांक्षी साबित हुआ। अर्थात ये कह सकते हैं कि मिर्जाफर तो थोड़ा बहुत मतलब काम नहीं करने के लिए करता था, लेकिन मीर कासिम जो आया वो तो उससे भी अधिक साबित हुआ, ऐसा कि वो क्या करने लगा कि जब भी ब्रिटिश सरकार लोग जो भी काम करते थे उसमें हद से ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कंपनी मीर कासिम से डरने लगी, और डर की वजह से उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मतलब हम अधिक लाभ प्राप्त करने की जगह हम ही हानि में पहुंच जाए। तो उन्होंने फिर मीर कासिम से वो लोग डरने लगे, और डर की वजह से उन्होंने क्या किया, मीर कासिम को वापस नवाब के पद से हटा दिया और वापस मीर कासिम की जगह फिर से वही मिर्जाफर को नवाब बनाया। मीर कासिम अवध के नवाब की शरण में आ गया। उस अवध में मुगल बादशाह शाह आलम आया हुआ था। मतलब जब मीर कासिम को उसके पद से हटाया तो वो पद से हटाने के बाद वो क्या हो गया, नवाब अवध की शरण में यानी उन लोगों के पास चला गया। और उस समय में वहाँ का बादशाह कौन था, तो शाह आलम। तो इस समय में इसलिए तीनों ने संयुक्त रूप से कंपनी का सामना करके निर्णय करके कंपनी के विरुद्ध एक युद्ध की घोषणा करी। और युद्ध कब हुआ, तो 22 अक्टूबर 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये युद्ध किया, जिसमें संयुक्त सेना की पराजय होने से कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी की सत्ता मिली। तो इस प्रकार से प्लासी का युद्ध पूरा हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा कंपनी शासन का विकास। अंग्रेज सरकार ने नियामक कानून पारित किया, जो किया था ईस्वी सन 1773 में। उस कानून के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाकर कंपनी ने व्यापारी तथा राजनीतिक हितों का प्रवृत्तियों के उससे सीधा अंकुश में रखा गया। तो यहाँ बताया गया है कि इसके अंतर्गत जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर थे उनकी कौशिक को भी रखा गया था। तो इस तरह से वॉरेन हेस्टिंग जो हमारे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, ये आपको पॉइंट याद रखना है कि सर्वप्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग जो भारत का गवर्नर जनरल बताया गया। उसके समय में मराठा के साथ गवर्नर जनरल ने प्रथम मराठा युद्ध किया। फिर उसके बाद मैसूर के हैदर अली के साथ भी द्वितीय मैसूर युद्ध हुए थे। इन दो सत्ताओं के साथ एक साथ सामना करके ईस्ट इंडिया कंपनी की काफ़ी कठिनाइयाँ बढ़ती गईं, जिसमें बताया गया है वॉरेन हेस्टिंग के बाद यानी जब वो उसके बाद गवर्नर जनरल के रूप में आया था कॉर्नवालिस। तो प्रथम बताना है आपको वॉरेन हेस्टिंग और दूसरा जनरल के रूप में आया है कॉर्नवालिस। उसके समय में मैसूर का बाग था, मैसूर के बाग के रूप में माना जाता है टीपू सुल्तान, जो समय में मैसूर का बाग माना जाता था, जिसने मैसूर का युद्ध किया था। और टीपू सुल्तान को हराने के लिए कंपनी ने मराठा और निजाम की सहायता ली थी। वैसे टीपू सुल्तान को कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इस कंपनी ने मराठा और निजाम की सहायता ली, जिसकी वजह से तीनों की सम्मिलित यानी 3 लोग मिल गए। तो इस वजह से टीपू सुल्तान की हार हुई और उसे उन लोगों के साथ संधि करनी पड़ी। कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन सॉर गवर्नर जनरल बना था, और उसके द्वारा अपनाई गई तटस्थता की नीति के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिष्ठा एक तरफ घटी, तो एक तरफ घट रही थी और उसी तरफ दूसरी तरफ मराठा जो लोग थे वो शक्तिशाली बनते जा रहे थे। तो सर जॉन के बाद जो आने वाला नया गवर्नर था वो था जनरल वेलेस्ली। तो जनरल वेलेस्ली के सिर पर कंपनी को भारत में सर्वोपरि बनाने का उत्तरदायित्व आया था। यानी उसने ऐसा सोचा कि भारत में सर्वोपरि यानी कि पूरे भारत में कंपनी सत्ता उत्तरदायित्व बने। तो इस प्रकार से उसके दिमाग में आया, तो उसने सबसे पहले एक सहायक संधि योजना
चालू की। यानी इसमें एक जो ये सहायक संधि योजना है ये मीठे जहर की तरह मानी गई थी। इसमें कुछ शर्तें स्वीकार करने वाले राज्य थे, कुछ शर्तें रखी गई और स्वीकार करने वाले काफ़ी राज्य भी, जिसमें हम इनकी शर्तें जानेंगे। तो पहली शर्त इसमें है कि सहायक संधि योजना स्वीकार करने वाले राज्य को कंपनी सरकार प्रतिशिक्षित सैन्य प्रदान करेगी। यह सैन्य राज्य को आंतरिक और बाह्य आक्रमण की रक्षा करेगी। अर्थात यहाँ पर क्या किया था मतलब ये वेलेंसी का सबसे ज़्यादा दिमाग दौड़ा। इसने सहायक संधि जो योजना लागू की जो एक मीठे जहर की तरह थी। अर्थात ये कह सकते हैं भारत के जो लोग थे उन्हें ऐसा लगा कि हमारे साथ मतलब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो अच्छा होने की चाहत में उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इन लोगों के साथ संधि कर दे गए। और संधि में मतलब यहाँ पर क्या मतलब शर्तें क्या थी कि सबसे पहले तो ये संधि रखी कि जो लोग इनसे जुड़ेंगे तो वो वहाँ पे क्या होगा, तो कंपनी राज को प्रशिक्षित यानी पढ़े लिखे सैन्य प्रदान होगी। इसके अलावा बोला गया है कि बाहर की जो आक्रमण होते हैं, जो आंतरिक आक्रमण होंगे, उन सबसे भी उनकी रक्षा की जाएगी। इसके अलावा उनके बदले में योजना स्वीकार करने वाले राज्यों को सेना खर्च अथवा उतनी आय वाले प्रदेश अंग्रेजों को देना होगा। फिर है कंपनी की अनुमति के बिना राज्य अन्य राज्य के साथ युद्ध या संधि नहीं करेंगे। राज्य को दरबार में एक अंग्रेज प्रतिनिधि रखना होगा। अन्य विदेशियों को अपने राज्य में नौकरी पर नहीं रखना होगा। तो इस प्रकार की यहाँ शर्तें दी थी, जिसको मानने वाले यानी इस योजना को स्वीकार करने वाले जो राज्य थे उसमें सर्वप्रथम बताया है निजाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले और होकल। तो जिसमें सबसे पहला जो नाम बताएगा तो निजाम और मैसूर का नाम दिया गया था, जो इस संधि में सबसे पहले जुड़े। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि ये योजना जो थी एक मीठे जहर की तरह थी। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि योजना एक मीठे जहर के समान थी। इस योजना को लागू करके वेलेंसी ने बहुत से प्रदेशों को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया था। गवर्नर जनरल जो वेलेंसी ने टीपू को सहायक संधि योजना स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन टीपू सुल्तान ने ये योजना स्वीकार नहीं की। तो योजना को स्वीकार करने से मना किए जाने पर कंपनी अर्थात अंग्रेजों ने निजाम के साथ मिलकर मैसूर पर ईस्वी सन 1799 में वहां पर आक्रमण किया और इस चौथे मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। वेलेंसी के पश्चात भारत में गवर्नर जनरल के रूप में फिर वापस हेस्टिंग आया और उसने नेपाल के साथ युद्ध करके गुरखो सेना में उसे शामिल किया। पिंडारों के साथ युद्ध करके उनके अंकुश में लिया गया। तीसरा मराठा युद्ध करके कंपनी ने सर्वसत्ता पारित स्थापित कर लिया था। ये कह सकते हैं पूरे भारत में उन्होंने फिर कंपनी को स्थापित कर लिया। विलियम्स बैटिंग भारत में पहले के गवर्नर जनरल की तुलना में उदार और गवर्नर जनरल के रूप में माना जाता है। यानी ये कह सकते हैं उसके बाद वेलेंसी के बाद आया था हमारे भारत में गवर्नर जनरल के रूप में विलियम्स बैटिंग। तो विलियम्स बैटिंग आया, लेकिन ये कह सकते हैं कि विलियम्स बैटिंग जो था वो भारत में एक उदार यानी एक अच्छा गवर्नर जनरल के रूप में माना गया था, क्योंकि बताया गया उसकी कुछ चीज़ें बताई गई जैसे कि पहले के गवर्नर जनरल के द्वारा अपनाई गई समाजवादी नीति से राज्यों में जो असंतोष फैला हुआ था उस असंतोष से एकता ना खड़ी हो जाए, इसके लिए उसने उदारतापूर्ण कार्य किया। तो उदारतापूर्ण कार्य क्यों किया, यानी यहाँ पे उसने क्या किया था कि उसको ऐसा लगा कि यहाँ पे जो समाजवादी जो नीति राज्यों में असंतोष फैला हुआ है, तो असंतोष फैलने की वजह से कहीं ये लोग सब एकता ना बन जाए, इन लोगों के बीच में सब एक समान मतलब एक साथ सब खड़े होकर यहाँ लड़ाई करने के लिए तैयार ना हो जाए। तो उसने क्या किया, असंतोष को संतोष करने के लिए सबसे पहले इसने उदारता वाले कार्य शुरू किए, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल के रूप में डलहौजी आया था 1848 में। तो 1848 में डलहौजी जब आया तो वह उग्र समाजवादी मानसिकता वाला था। उसने समाजवादी नीति के पोषण और कंपनी के राज्य विस्तार में वृद्धि करने के लिए जीत, जब्ती और हड़प नीति अपनाई थी, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे हड़प नीति। तो हड़प नीति में यहाँ पे बताना है युद्ध द्वारा। तो उसने सबसे पहले युद्ध के द्वारा पंजाब और दक्षिण वर्मा यानी पेगू को जीता। उसके बाद निसंतान राजा मृत्यु होने पर जो राज हड़प किए थे उसमें हमारे जिन राज्य में राजाओं की संतान नहीं होती थी वहाँ पर युद्ध करके लड़ने वाले और राजाओं की मृत्यु हो जाए तो इस प्रकार से राज्य जीतने वाले थे सतारा, जयपुर, सबलपुर, उदय, झांसी, बगात और नागपुर। तो ये राज्य यहाँ जीते। इसके बाद प्रशासनिक अव्यवस्था बहाने से वहाँ पर हड़प किया गया था, वो है अवध। कर्ज की वसूली के बहाने से कुछ राज्यों को हड़प किया, जिसमें निजाम का बारात प्रांत है।
फिर नाम मात्र की सत्ता को समाप्त करके हड़प करने वाले राज्य थे कर्नाटक और तांजोर। तो इस तरह से इतने सारे राज्यों को डलहौजी ने अपनी नीति से हड़प किया था। डलहौजी ने साम्राज्यवादी होने के साथ ही एक सुधारवादी भी था, क्योंकि उसने बहुत सारे सुधार किए भारत में, लेकिन वो सुधार उसने अपनी कंपनी के लिए, व्यापार करने के लिए सुधार किए थे, जिसका भारत को बाद में बहुत सारा लाभ हुआ। लेकिन पहले उसके उन लाभ को उठाने से पहले भारत को उसके पीछे बहुत कुछ सहन करना पड़ा था। तो यहाँ कह सकते हैं कि डलहौजी साम्राज्यवादी होने के साथ एक सुधारवादी भी माना गया। उसके समय में भारत में उसने सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत की थी, जो की थी मुंबई से थाना 1853 में। सबसे प्रथम जो रेलवे की शुरुआत है वो बताना है, मुंबई से थाना ईस्वी सन 1853 में शुरू की। उसके बाद इंग्लैंड में, भारत से इंग्लैंड में तार व्यवहार, सार्वजनिक निर्माण कार्य की स्थापना की। अंग्रेजी शिक्षा की उसने व्यवस्था की, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा में मुंबई, चेन्नई और कोलकाता 3 राज्य में उसने अंग्रेजी शिक्षा के लिए मतलब यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी। फिर इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह प्रतिबंधक कानून करके उसने इन सभी पर पारित किया गया था, तो इसलिए इसे सुधारवादी माना गया। इसके अलावा 1857 के प्लासी के युद्ध से शुरू करके 100 वर्ष के समय में कंपनी की सत्ता और समाजवादी दोनों में वृद्धि हुई, परंतु ऐसा करने से भारत के राज्यों के असंतोष का सामना उन्हें करना पड़ा, और उस असंतोष के परिणाम 1857 में भारत का एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। अब हम जानेंगे कंपनी शासन का आर्थिक प्रभाव। जब हम कंपनी शासन का विवरण तैयार करते हैं तब ख्याल आता है कि भारत देश, जो सदियों से विश्व के देशों में एक आर्थिक रूप से गौरवपूर्ण स्थान रखता था, वहाँ कंपनी शासन ने 100 वर्ष के शासनकाल में इंग्लैंड के लिए कच्चा माल पैदा करने वाला और कारखानों में तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता पूरी करने वाला देश बना दिया। यानी ये कह सकते हैं, जहां हमारा भारत देश सदियों से पूरे विश्व में माना गया है कि आर्थिक रूप को गौरवपूर्ण रखता था, वहीं पर इस कंपनी शासन ने क्या किया, इंग्लैंड के लिए कच्चा माल पैदा करने के लिए और कारखानों में जो माल तैयार होता है उसके लिए एक बाजार की आवश्यकता पूरा करने वाले हमारे देश को इस तरह से देश बना दिया जो इन सब आवश्यकताओं को पूरा करता था। बंगाल 1708 में और 1756 तक कच्चा माल, रेशम, चीनी, सन, मलमल का निर्यात करता रहा, परंतु द्विमुखी शासन पद्धति के बाद बंगाल की आर्थिक चमक धुंधली पड़ती गई। कंपनी की अन्यायपूर्ण महसूल नीति के कारण भारत ने किसान, यानी कि ये कह सकते हैं कंपनी के बहुत सारे अन्याय और महसूल नीति के कारण भारत के जो किसान थे वो एकदम बेहाल हो गए, कमज़ोर पड़ते गए, काफ़ी कर्जदार हो गए। अंग्रेज सरकार ने इंग्लैंड के उद्योगों को विकसित करने के लिए भारत में जो कपड़ा उद्योग था वो भी अन्यायपूर्ण आयात कर लगाया, यानी उस पर भी कर वगैरह लगा दिया गया, जिसकी वजह से भारत के उद्योग धंधे को कुचल डालने के लिए विविध अनुमति तौर तरीके भी इन लोगों ने अपनाए, जिसकी वजह से भारत में काफ़ी धंधे और उद्योग जो थे वो बर्बाद हो गए। इस तरह से भारत के जो कारीगर थे वो गरीब और बेरोजगार बनते गए। कंपनी के व्यापारी निजी व्यापार करके बंगाल के कारीगरों से थोड़े समय में निर्धारित मात्रा में कपड़े बुनकर तैयार करने का एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा लेते थे। यदि कारीगर इनकार कर दे तो उसे कोड़ों से मार दिया जाता था, ये कोड़ों से मारते थे या फिर उसने जेल की सजा दी जाती थी। तो इस प्रकार से इन लोगों पर अन्याय किया जाता था। कंपनी के आगमन से पहले भारत के गांव स्वावलंबी और समृद्ध थे, वे अंग्रेज के शासन के कारण गरीब और पराधीन बन गए। मतलब स्वावलंबी ये कह सकते हैं कि जहाँ पहले भारत एक का गांव जो था वो स्वावलंबी यानी खुद के ऊपर एक वो था और समृद्ध देश गांव माना जाता था, वहीं पर अंग्रेजों ने शासन करके वहाँ के लोगों को एकदम गरीब और पराधीन बना दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारत में बम्बई थाना के बीच में जो प्रथम रेलवे और एवं इंग्लैंड भारत के बीच में जो स्टीमर सेवा की शुरुआत और मुंबई, मद्रास, चेन्नई, कोलकाता जैसे बड़े बंदरगाहों को विकास भी हुआ। फिर है कंपनी शासन का सामाजिक प्रभाव। तो ब्रिटिश शासन के दौरान समाचार पत्रों के विकास से भारतीय लोगों में विचार, वाणी, स्वतंत्रता की भावना विकसित हुई। यानी ये कह सकते हैं कि इन लोगों ने जो समाचार पत्र शुरू किए थे उसकी वजह से भारत के लोगों के अंदर विचार, वाणी और स्वतंत्रता की भावनाएं विकसित हुई। उस समय में भारतीय समाज में कुछ प्रदेशों में कुनीतियां देखने को मिलती थीं, जिसमें सती प्रथा है, दूध पीती का रिवाज, बाल विवाह आदि मुख्य प्रथाएं जो थीं वो कुरीतियां देखने को मिलती थीं, जिसमें अंग्रेजों ने संपर्क से राजा राम मोहन राय, दुर्गा राम मेहता, वैराम जी मलबारी आदि ने उन कुप्रथाओं को दूर करने के लिए काफ़ी कानून बनवाए। भारत के प्रशासनिक ढांचे का
अंग्रेजीकरण होने से अंग्रेजी जानने वाले लोगों की जरूरत पड़ी। परिणाम स्वरूप मैकाले के प्रयासों से भारत में अंग्रेजी शिक्षा देने की शुरुआत हुई। चार्ल्स वुड की सिफारिश से मुंबई, मद्रास, चेन्नई यानी कोलकाता यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। तो आपको यहाँ पर कंपनी शासन से समाज में कौन कौन से प्रभाव पड़े हैं वो आपको प्रभाव याद रखने हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि समाचार पत्र की वजह से यहाँ पर लोगों में वाणी, विचार और की स्वतंत्रता विकसित हुई थी। इसके अलावा हम बताएंगे यहाँ पे जो बहुत सारी कुनीतियाँ और अंधश्रद्धाएं जो थी, जैसे कि सती प्रथा, दूध पीती रिवाज, बाल विवाह, जो ये सारी कुनीतियाँ थीं, इन सबको दूर करने में राजा राम मोहन राय, दुर्गाराम, बैनराम जी, इन सभी लोगों ने इन कुप्रथाओं को दूर किया। इसके अलावा अंग्रेजीकरण होने की वजह से, यानी ये कह सकते हैं भारत में प्रशासनिक ढांचे का अंग्रेजीकरण करने के लिए यहाँ पे अंग्रेजी जानने वालों की ज़रूरत पड़ी थी, जिसकी वजह से मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रदान की थी, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। उसके बाद चार्ल्स वुड की सिफारिश से मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारत में अंग्रेजी जानने वाले का वर्ग तैयार किया गया और समय बीतने पर उसने सुधारवादी मांगे करके सुधार करने की प्रक्रिया गति दी। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे भारत में बहुत कुछ यहाँ पर इन लोगों की अंग्रेजों की कूटनीतियाँ और बहुत कुछ सहन किया, लेकिन जो धीरे धीरे यहाँ पे जो इसके कंपनी शासन के जो सामाजिक प्रभाव बताए हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी जो सुधार हुए, उन सब चीज़ों को आज भारत देश इन सब चीज़ों का फ़ायदा भी उठा रहा है, यानी ये कह सकते हैं कि आज उन सब चीज़ों को वो सुविधा यहाँ पे भोग रहा है। इसके अलावा उपसंहार में दिया गया है कि इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की समृद्धि और व्यापार से आकर्षित होकर वो भारत में आई। भारत में कंपनी शासन परिणाम स्वरूप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में अच्छे बुरे प्रभाव भी पड़े। कंपनी ने भारत का भोग लेकर इंग्लैंड को समृद्ध करने की नीति अपनाई। भारत में अपने लाभ के लिए जिस व्यवस्था में अपने से सुधार किए, उनसे भारत परोक्ष रूप से लाभ भी हुआ, यानी कह सकते हैं कि इस तरह से इसका उदय हुआ है, यानी किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक व्यापार करने के हेतु आई थी और समृद्ध व्यापार से आकर्षित होकर वो भारत में आई। भारत में आकर उसने किस प्रकार कंपनी का शासन पूरे भारत में सर्वोपरि किया और इस तरह से भारत को बहुत सारे अच्छे और बुरे प्रभाव भी देखने पड़े। कंपनी ने भारत का भोग लेकर इंग्लैंड समृद्ध जो नीतियाँ अपनाई थी, उससे भारत में अपने लाभ करने के लिए जो उन्होंने सुधार किए थे, वो सुधार आज भारत को परोक्ष रूप से लाभ भी देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर यहाँ आपके स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं। तो ये आपको स्वाध्याय के प्रश्न जो हैं नोटबुक में लिखने हैं। इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये आपके एमसीक्यू दिए हो गए हैं। तो एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर सभी आपको नोटबुक में हल करने हैं। और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी आपको वीडियो समानुसार आपको मिलते रहें। थैंक यू।